नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इकोलॉजी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर, यानी किसी प्राणी के लेवल पर, तो उसमें हम पढ़ते हैं उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसका मतलब होता है कि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से एडाप्टेड है, वो कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ एडाप्टेशन मेंटेन किए हुए है, जिसके कारण ना केवल वो सरवाइव कर पा रहा है बल्कि वो रिप्रोड्यूस भी आसानी से कर पा रहा है। तो इकोलॉजी जब आप पढ़ते हो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, तो आपका ध्यान यहीं पर होता है कि आप उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पर जो है अपना फोकस कर लो। आपने ये भी जाना था कि इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पर बहुत सारी वैरायटी डेवलप हुई है हैबिटेट्स की, अलग अलग प्रकार के जो कंडीशंस हैं उसके कारण, है ना। बिकॉज देखो हमारा जो सूरज है, सन है, वो एक तो अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, और दूसरा जो सन का जो ऑर्बिट है, सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है, उसकी वजह से हमें एनुअल वेरिएशंस मिलते हैं देखने को, टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलते हैं। इस कारण से लाइट में चेंजेस, लाइट की इंटेंसिटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। एंड हमको अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको ये भी देखने को मिलता है अलग अलग सीजन्स में, देखो कि जो प्रेसिपिटेशन है यानी बरसात है, वो भी अलग अलग तरीके से होती है साल भर। टेम्परेचर का वेरिएशन, रेन का वेरिएशन, है ना। कहीं कहीं तो स्नो पड़ती है, कहीं कहीं जो बिल्कुल भी रेन नहीं पड़ती। तो हमें अब क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली हमको अलग अलग काइंड्स के बायोम्स देखने को मिलने लगेंगे। और जैसे कि डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, इस प्रकार से अलग अलग बायोम्स हमको देखने को मिलेंगे। फिगर 13.1 को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इस पे ध्यान देते हैं। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखो, आप यहाँ पर नीचे दिखाया गया है एक्स एक्सिस पर आपको कि कितनी बारिश हो रही है साल भर में, एवरेज, है ना। सेंटीमीटर में दिखाया गया है इसको। और इस एक्सिस पर आपको दिखाया गया है वाई एक्सिस पर कि एनुअली मीन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहता कितना है ना। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 450 430 के आसपास, है ना, 420 या 430 के आसपास सेंटीमीटर में बारिश होती है हाई, मैक्सिमम। और जो मिनिमम बारिश है वो कितना है, 150 के आसपास। 150 से 400 420 तक इतनी बारिश हमको देखने को मिलती है। और एक बात हम देखें, सबसे ज़्यादा बारिश जो रिसीव कर रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव कर रहा है। तो ये एक हमें बढ़िया इसमें समझ में आती है यहाँ पर देखने से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो रेन तो हम यहाँ देख लेंगे। उसके बाद आप देखो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको ज़्यादातर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेंगी, हॉट एंड ह्यूमिड। बिकॉज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं है, और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी रहेगी। क्यों रहेगी, बिकॉज रेनफॉल बहुत होता है, और हॉटनेस भी है, जिसके कारण एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ता है। तो दिस इज़ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट को। तो जब आप टेम्परेट फॉरेस्ट देखोगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट में सबसे पहले वही बात हम इसमें देखते हैं, हाउ मच रेनफॉल। ओके, तो रेनफॉल कहाँ से कहाँ तक है, अबाउट 70 से लेकर के 220, 70 सेंटीमीटर से 220 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होता है। तो क्या ये रेनफॉल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कम है, बिल्कुल कम है। तो यानी इसका मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट में बरसात ज़्यादा नहीं होती है। इसका लो भी ट्रॉपिकल से कम है, यानी ट्रॉपिकल में कहाँ से कहाँ था, ट्रॉपिकल में 150 से स्टार्ट था, 150, है ना, से 420 तक ले लेते हैं, ये ट्रॉपिकल का हाल था। तो
टेम्परेट में बारिश कम होती है, ये हमने कंपेयर करके देख लिया। ठीक है, अगला देखते हैं टेम्परेट का जो टेम्परेचर रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको देख करके तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसको ले लें 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हाईएस्ट किधर जा रहा है 23 तक। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी रेंज हाई है। ठीक है ना, इसकी रेंज ट्रॉपिकल से हाई है, काफ़ी अच्छा खासा रेंज है टेम्परेचर का, जिसमें हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, 7 से नीचे नहीं जा रहा है, ज़्यादा ठंडे एरिया में ये नहीं मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, और ज़्यादा हीट में भी नहीं। देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो हीट है वो ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट इसके बीच में कहीं लाई करते हैं। थर्ड हम देखते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का आप देखें रेनफॉल, तो ये आप इसका लोअर अगर आप पकड़ के चलें तो 50 के आसपास, 50 सेंटीमीटर, और हाई अगर आप इसका ले लें तो 250 के आसपास, 250 के आसपास। ठीक है ना, तो 50 से 250 सेंटीमीटर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज थोड़ी सी और ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट कॉनिफेरस की जो रेनफॉल की जो रेंज है। ठीक है ना, लेकिन अगर टेम्परेचर की रेंज देखें इसकी, तो हमको पता चलेगा कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं ये ज़्यादा ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। बिकॉज देखो जो हाई है वो अबाउट 15 है, और जो लो है इट इज़ अबाउट 0। तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा ठंडे इलाकों में ये पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगला देखते हैं हम आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा टेम्परेचर के लिए देखा जाए तो बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड, यानी ये आप देख लो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 डिग्री से लेकर के -10 डिग्री तक, यानी काफ़ी ठंडे इलाकों में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला अपना आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा जो है ये हो गया हमारा वेरी कोल्ड, फ्रीजिंग, ऐसा बायोम हो गया ये। और अगर इसका आप ये देखो बरसात, तो रेन बहुत कम पड़ती है यहाँ पर, या स्नोफॉल जो है वो बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। कहाँ से स्टार्ट है, अबाउट 20 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं, तो इतना रेनफॉल है। तो यानी रेनफॉल सबसे कम है अभी तक जो हमने डिस्कस करे हैं ना, कम होता जा रहा है रेनफॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट्स। रुक जाइए, पहले ग्रासलैंड देख लेते हैं। तो ग्रासलैंड देखो, क्या ग्रासलैंड में आपको नया दिख रहा है? ग्रासलैंड में हमको दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो इसका जो रेंज है, किसका, टेम्परेचर रेंज, वो काफ़ी है। टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 2 डिग्री से लेकर के और 25 तक चला जाता है ये। मतलब देखा जाए तो ग्रासलैंड का टेम्परेचर रेंज अच्छा खासा है। ठीक है ना, उसके बाद ग्रासलैंड में जो बरसात है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है। एनुअल फॉल जो है, रेनफॉल, वो कंपैरेटिवली कम है एज़ कंपेयर टू कॉनिफेरस और टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ग्रासलैंड ही है और ज़्यादा बड़े प्लांट्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे। देन आ जाते हैं हम डेजर्ट पे। अब डेजर्ट में आप देखो सबसे कम बारिश है, यहाँ हाई है इसका, 50 या 50 से कम बारिश हो रही है। ठीक है ना, तो डेजर्ट है इसीलिए, क्योंकि वहाँ बारिश सबसे कम है। डेजर्ट से आगे बढ़ोगे तो फिर ग्रासलैंड मिलेगा, उसके आगे बढ़ोगे तो टुंड्रा मिलेगा, फिर कॉनिफेरस एंड टेम्परेट, और लास्ट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इस तरह से है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो डेजर्ट है अपना, डेजर्ट में टेम्परेचर आपको 5 के आसपास, और फिर यहाँ पर हाईएस्ट आपको मिल रहा है एनुअल में। एनुअल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, ये मत सोचना कि 40 क्यों नहीं है, 45 क्यों नहीं है भाई, वो हाई और लो की बात होती है जब हम ऐसी बात करते हैं। लेकिन जो रेगिस्तान होते हैं वो रात में उतने ही ठंडे हो जाते हैं दिन में जितना गर्म होते हैं। ठीक है ना, तो एनुअल टेम्परेचर, और वो भी साल भर का, उसकी बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे 25 से कम ही है,
के आसपास पहुंचता है। तो इस तरह से ये, अब अंतर क्या है देखो, बारिश बहुत कम होती है और टेम्परेचर का रेंज कम से लेके ज़्यादा तक है। अब ये आप क्वेश्चन आएगा कि ये कम क्यों है, 5 के आसपास क्यों है। तो हमें कोल्ड डेजर्ट को नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि लद्दाख है, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट है ना लद्दाख। यहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं उगते, बरसात बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दीज आर द बायोम डिस्ट्रीब्यूशंस with respect to the annual temperature and precipitation. Now let's see. So regional and local variations within each biome lead to a formation of wide variety of habitats. इस वजह से क्या होता है ना कि अलग अलग प्रकार की ना हैबिटेट बन जाती हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को वो अपने पास रखती हैं। तो ऑन अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स ऑल्सो। तो हैबिटेट का मतलब केवल ये नहीं कहोगे तुम कि बहुत अच्छा, बहुत ख़राब जगहों पर भी लाइफ आपको देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान के डेजर्ट्स में, जैसे कि मेघालय के फॉरेस्ट में जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, जैसे कि गहरे समुद्र में डीप ओशियन ट्रेंचेस, जैसे आपने सुना होगा मैरियाना ट्रेंच के बारे में। मैरियाना ट्रेंच वो सबसे गहरी समुद्र में जो पाई जाने वाली ट्रेंच या खाई है वो है। उसके अलावा टोरेंशियल स्ट्रीम्स, उसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स यानी बहुत ज़्यादा ठंडे स्थान, है ना, माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स, ठीक है, वह जहाँ पर गर्म पानी के स्रोत हैं उधर। कंपोस्ट पिट्स तक में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ना केवल फेवरेबल हैबिटेट में बल्कि एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी लाइफ देखने को मिल जाती है। और बहुत सारे आपको यहाँ पर हैबिटेट्स के एग्जाम्पल दिए गए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्ज़ाम में कि गिव एग्जाम्पल ऑफ सम हार्श हैबिटेट्स और एक्सट्रीम हैबिटेट्स। तो आप यहाँ से इधर से लेके इधर तक आप बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इवन अवर इंटेस्टाइन is a unique habitat for hundreds and thousands of microorganisms. तो देखिए ये अलग अलग प्रकार के बायोम्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ए में, जहाँ बहुत बारिश होती है, ह्यूमिडिटी रहती है। बी डेसिडुअस फॉरेस्ट से पर्णपाती वन भी कहते हैं, तो जहाँ पर पत्ते गिरते हैं सीजनल वे में। थर्ड डेजर्ट जो हमें कहाँ मिलता है देखने को, थार रेगिस्तान, है ना। इसके अलावा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। एंड फोर्थ इज़ द सी कोस्ट। तो आप तो जानते ही हो भारत जो है तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर सी कोस्ट या कोस्टल एरिया वाला जो बायोम है वो आसानी से आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी हैबिटेट्स हैं, उसमें कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो कि इतना वेरिएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो वो है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। अलग अलग प्रकार का तापमान, अलग अलग प्रकार की पानी की कंडीशंस, अलग अलग प्रकार की लाइट और सॉइल। भारत में आप कहीं भी चले जाओ आपको मिट्टी चेंज होती हुई मिलने लगेगी, है ना, अलग अलग इलाकों में। सूर्य का प्रकाश भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। पानी की अवेलेबिलिटी, पानी के वाटर के टाइप्स, है ना, जैसे कोस्टल एरिया में जो है मेरीन वाटर का इन्फ्लुएंस है काफ़ी। तो आप गंगा के मैदानों में देखें तो फ्रेश वाटर का इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह से टेम्परेचर वेरिएशन भी आपको बहुत देखने को मिलेगा भारत में। अगर आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करो तो टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा है, उसके बाद नीचे की तरफ आते जाओगे तो फिर आपको अलग टेम्परेचर मिलने लगेगा, है ना। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको केमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली। किसी भी प्राणी की जो उसके रहने का स्थान है, जो उसकी हैबिटेट है, उसे केवल एबायोटिक कंपोनेंट ही डिस्क्राइब नहीं करते, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, केवल यही डिस्क्राइब नहीं कर रहे। बायोटिक कंपोनेंट्स जो उसके आसपास प्रेजेंट हैं वो भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कौन कौन से पैथोजेंस हैं वहाँ पर, पैरासाइट्स कौन से हैं उस हैबिटेट में, प्रीडेटर कौन कौन से रहते हैं आसपास, कंपिटिटर कौन कौन है, तो ये भी डिस्क्राइब करते हैं किसी हैबिटेट को।
क्योंकि ये लगातार ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स। तो हम ये मान के चलें कि जो समय के साथ, समय के चेंज होने के साथ जो ऑर्गेनिज्म है उसने नेचुरल सिलेक्शन के हेल्प से बहुत सारे एडाप्टेशंस जनरेट कर लिए हैं, और वो आसानी से अपनी हैबिटेट में जहाँ पर वो रहना पसंद करता है वो क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है आसानी से, और रिप्रोडक्शन भी कर पाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था अभी तक का, जो हमने सेकेंड पार्ट जो था इस चैप्टर का, उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।